हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे 31 दिसंबर। आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो पढ़ने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहली जो चीज़ है यहाँ पे बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बस यही बोला है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ रिलेटेड टू जीएस टू के पेपर के साथ ही हम रिलेट कर पाएंगे। और जो हमारा हेल्थ केयर है उसके साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्पाइट के जो ओमिक्रॉन के केसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं तब भी, लेकिन पार्टीज ने बोला है कि भाई यूपी के इलेक्शन को हमने बंद नहीं करना। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता क्या है और जीएस टू में कहाँ पे और किस जगह पे लिखा हुआ है, इसकी रिमूवल कैसे होती है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पहली चीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। आर्टिकल 324 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 25 जनवरी 1950 हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल वोटर्स डे। ठीक, अब इसका जो सेक्रेटरीट है कमीशन का वो न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करें कि ये जो कमीशन है ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करती है, नंबर वन यहाँ पे लोकसभा, फिर राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी, वाइस प्रेसिडेंट की। और हमने याद रखना है किस चीज के इलेक्शन नहीं कंडक्ट करती, और वो इलेक्शन हैं पंचायत के और म्यूनिसपैलिटीज के। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इसमें एक पहले इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 1989 में अमेंडमेंट किया गया और इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब मल्टी मेंबर बॉडी बनाने के बाद में हमने देखा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो पोस्ट है, जो टू बाकी के इलेक्शन कमिश्नर है उनसे अलग हो जाती है, लेकिन जो उनका क्राइटेरिया वो सारा सेम रहता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन रहता है वो किया जाती है, कौन करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक, अब अपॉइंटमेंट और टेन्योर की अगर हम बात करें तो इसमें हम यही देखते हैं कि पहली चीज तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद में फिक्स्ड टेन्योर रहता है 6 इयर्स का, और जो एज है वो 65 रहती है। अब इसमें जो इंजॉय किया जाता है सेम स्टेटस, ठीक है जी, और रिसीव करते हैं सेम सैलरी जितनी हमारे जजेस की होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अगर हम रिमूवल की बात करें, वैसे तो ये किसी भी टाइम पे जो अपना इस्तीफा है, जो अपनी रिमूवल है, अपना रिजाइन है, वो दे सकते हैं किसी न किसी को, अपनी अथॉरिटी को, मतलब प्रेसिडेंट को। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर इनको रिमूव करना है पार्लियामेंट को सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि किसके लिए फॉलो किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। तो पहली न्यूज तो इसके बारे में है। नंबर टू जो न्यूज है, बेसिकली ये पिछली वीडियोस में भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आफ्सपा के बारे में। आफ्सपा के बारे में अब जो रिसेंटली जो न्यूज आई है, उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स के लिए और इंक्रीज कर दिया गया है। अब सेक्शन 4 है ना जो आफ्सपा का, इस एक्ट का, उसमें पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और गवर्नर को भी पावर है, लेकिन अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है कि वो किसी भी एरिया को, मतलब पूरी स्टेट को या किसी भी पार्ट को, छोटे पार्ट को, आधी स्टेट को, किसी भी पार्ट को वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे। और जब वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे ना, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, वहां पे आपका जो रूल है, मतलब जो मिलिट्री रूल है, वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 6 मंथ्स के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया नागालैंड में। इसकी काफी बार न्यूज आ रही थी, और न्यूज क्या आ रही थी कि नागालैंड में जो आपका है वो खत्म होना चाहिए। चलो जी, आगे देखते हैं हम। नंबर 3 जो न्यूज है, दिस इज रिलेटेड टू आर जीएस टू, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो जीएस 3 के साथ भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज के इससे जो हमारी इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। रिलेशंस में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इन हरकतों से, लेकिन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे चाइना ने क्या किया, जो हमारे 15 जगहें हैं, जो 15 प्लेसेस है अरुणाचल में, उनका नाम चेंज कर दिया, अपने ही तरक्की से नाम रख लिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इन चीजों को देखना चाहिए और चाइना को देखना चाहिए। देखो, हम बेसिकली हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा जब भी क्लास में डिस्कस करता हूँ यही बताता हूँ कि भाई जो नेबरर्स हैं वो, उनके साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। बट अगर नेबरर्स ही इतने बुरे तरीके के रिलेशंस अपने आप बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। फ्रंट पेज पे जो आज पढ़ने वाली जो न्यूज है, देखने वाली जो न्यूज है, देखिए, जो चेन्नई है उसमें बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, और उस चीज का रीजन या फिर कारण क्या है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है जी। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इसी मंथ्स में आती है, और ये कौन कौन सी जगह को इम्पेक्ट करती है ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली। तमिलनाडु में 48% जो बारिश होती है वो इन्हीं मंथ्स के बीच में होती है, और बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। और इसी में वो जो रिजर्वायर्स हैं वो अपने फिल करते हैं, और जो आगे एग्रीकल्चर के लिए काम भी आते हैं। लेकिन ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट मानसून है, किस किस जगह को इम्पेक्ट करती है, तमिलनाडु को, पुडुचेरी, करिकल, यनम, और कुछ कोस्टल एरिया रहता है आंध्रा का, केरला का। केरला का बहुत ही ज्यादा कम एरिया रहता है, और नॉर्थ इंटीरियर ऑफ कर्नाटका, माहे और लक्षद्वीप।
ठीक है जी। तो इन चीजों को आपने याद रख लेना है। आगे जो न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू इंडियन पेंगोलिन। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन को लेके न्यूज है। और ये इंडियन पेंगोलिन बार बार न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द इलीगल ट्रेड। जो इलीगल ट्रेड यहाँ पे चलती है उसकी वजह से इंडियन पेंगोलिन की इलीगल ट्रेड की क्यों जाती है। जो चाइना है वो बेसिकली इसकी इलीगल ट्रेड करता है। चाइना वो क्यों करता है, जो इंडियन पेंगोलिन है उसके ऊपर स्केल्स लगे रहते हैं। ठीक है जी। तो चाइना वाले लोग क्या करते हैं, उसको उबलते हुए पानी में बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, जिससे वो अपने स्केल्स को छोड़ देता है। और उन स्केल से फिर वो क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये इस चीज को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। साइट्स काम करती है इस चीज को रोकने के लिए। आप देख सकते हो CITES, आपने हेडक्वार्टर बता सकते हो उसका। और ट्रैफिक काम करती है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिएगा। और ये जो इंडियन पेंगोलिन है, ये जो पेंगोलिन है वो दो तरह के हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, एक इंडियन एक चाइनीज। जो इंडियन पेंगोलिन है ना वो इंडेंजर्ड है, और जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और दोनों के दोनों को हम कहाँ पे डालते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर डालते हैं, शेड्यूल 1 में। मतलब जितनी हम प्रोटेक्शन देते हैं टाइगर को, उतनी ही प्रोटेक्शन हम देते हैं इंडियन पेंगोलिन को। चलिए आगे देखते हैं। गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला के बारे में बात करेंगे। ये जो गंगा सागर मेला है ये बेसिकली कहाँ पे लगाया जा रहा है, ये सागर आइलैंड में लगाया जा रहा है। सागर सागर आइलैंड में होता है। और ये मकर संक्रांति के टाइम पे आता है, ये आपने याद रखना है। ये जो सागर आइलैंड है, ये जब गैंगिस मतलब गंगा जो रिवर है जब वो मिलती है बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पे जो डिपोजिशन होती है, वहां पे जो आइलैंड बना हुआ है उसको हम सागर आइलैंड बोलते हैं। ठीक है जी। ये हमें पता होना चाहिए था। तो फ्रंट पेज पे हमने न्यूज डिस्कस की कौन कौन सी। नंबर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, एंड द न्यूज इज रिलेटेड टू हमारा जो सिलेबस GS2। फिर उसके बाद में APSPA, अगेन दिस इज रिलेटेड टू GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। और एज वेल एज IR GS2, क्योंकि ये म्यांमार का पार्ट में भी थोड़ा सा रहता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया GS2 GS3। देन अगर मैं बारिश वाली मानसून वाली चीजों की बात करूं तो ये GS1 ज्योग्राफी का पार्ट है। और इसके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ये पार्ट आ जाता है। फिर इंडियन पेंगोलिन, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन का पार्ट हो गया जी। फिर गंगा सागर मेला, तो फेयर्स अगर मैं बात करूं तो कल्चर की पार्ट तो GS1 में आता है। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा। आगे देखते हैं। आगे बेसिकली किसी पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अगर मैं सीधा चलूं तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। देखिए इस एडिटोरियल में क्या बताया है कि ओमिक्रॉन की वजह से बड़ा थ्रेट हो रहा है, हमें टेंशन हो रही हैं। लेकिन इसमें एक बेसिक जो चीज देखी गई है वो है अपनी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है जी। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है जी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबल हो चुकी है। फिर जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है वो इंप्रूव हो रही है। और जो हेल्थ सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है बेटर वे में। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं जिनको ठीक करना चाहिए, जैसे कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज हो गया, जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन होगी, ये वाली चीजें अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इन चीजों को हमें ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम पॉपुलेशन की स्टेबलाइजिंग की बात करते हैं। तो इसमें हमने TFR की बात की, टोटल फर्टिलिटी रेट की हम बात कर रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। नेशनल लेवल पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहते पहले 2.2 होती थी एवरेज पर विमेन, लेकिन अभी वो 2.0 हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस वजह से हुई है ये भी हमें पता होना चाहिए, रीजंस। और ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इसका डेटा। पहली चीज तो उन्होंने बताया कि मॉडर्न फैमिली प्लानिंग हमने अडॉप्ट किया, जैसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज कर रहे हैं। और जो फैमिलीज को रखने का भी है वो महंगा हो चुका है ना। तो लाइफ स्टैंडर्ड्स महंगे हो चुके हैं। अगर लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं मतलब इन्फ्लेशन हो चुका है, महंगे हो चुके हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार एक ही चाइल्ड बहुत है, एक ही बच्चा बहुत है, जिसको हम अच्छे वे से उसका पालन पोषण कर सके। उसकी एजुकेशन महंगी हो चुकी है, उसका खान पीना महंगा हो चुका है, इस वजह से। नंबर 2 यहाँ पे बताया कि इंफॉर्मेशन है, जो अवेयरनेस है वो भी काफी ज्यादा अब आगे हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एरा और बिकॉज ऑफ ये जो हमारा जो इंटरनेट है वो सस्ता हुआ है जिसकी वजह से। ठीक है जी। अब उसके बाद में हमने एक और जो चीज देखी है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसके बारे में भी लोगों को अब इंफॉर्मेशन करेक्ट में पता लगनी स्टार्ट हो चुकी है। पहले इंफॉर्मेशन बेसिकली ये होता था, लोगों को लगता था कि अगर वी विल बी यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो उसमें हमें ही खतरा हो जाएगा। नहीं, ऐसी चीज कोई चीज नहीं है। तो ये वाली चीज। और लास्टली अगर हम 1 2 3 और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल लिटरेसी को लेकर। जो फीमेल लिटरेसी है वो भी हमने बेसिकली देखी है कि वो भी बढ़ चुकी है, और जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो ठीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। चलो
ये हमने देखा। अब इसके बाद में देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूव्ड हेल्थ डिलीवरी। देखिए मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हुई है, एंटीनेटल केयर है वो इंक्रीज हुआ है, न्यूनेटल जो केयर है वो भी इंक्रीज हुआ है। आगे देखते हैं डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स। एविडेंसेस ये मिल रहे हैं कि जो मतलब अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी और जो इंटीग्रिटी है लेडीज की और विमेन की वो इंक्रीज हुई है, तो जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा पॉइंट है, नंबर वन। नंबर टू के जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, पहले उसकी सेल या उसकी जो कंजम्पशन है बहुत कम होती थी, लेकिन वो भी अब इंक्रीज हुई है, तो वो भी एक जो नॉर्म्स है वो भी ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें कि जो विमेन है पहले उनके खुद के अकाउंट बहुत कम होते थे, लेकिन वो भी अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। फिर उसके बाद में नंबर फोर, स्कूलिंग बहुत अच्छे वे से हो रही है। फोर फिफ्थ जो है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें अगर हम मिला के देखें तो जो डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स है वो काफी कम हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आज की डेट में अभी भी जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा रिगार्डिंग द विमेन, रिगार्डिंग द मैरिज, रिगार्डिंग द जॉब। तो उस चीज पे काम करने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, वैल्यूज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो एडिटोरियल वाला अपने बंदा है जिन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोला कि इन चीजों को पूरा करने के लिए जो जो चीजें अभी भी जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हर एक बंदे को यहाँ पे आना पड़ेगा। हर एक जो स्टेक होल्डर है वो क्रिटिकल है और उसको अपने जो चेंज है उस पर काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि भाई जो ये चैलेंज है डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स का, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, मतलब हार्मफुल प्रैक्टिसेस होगी, इन चीजों के बारे में अभी हमने सोचना चाहिए और इनको अच्छे वे में काम करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर आप उनको बॉडीली ऑटोनॉमी दे रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत महान काम कर दिया, क्योंकि ये तो एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया, तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो न्यूज़ पढ़ने वाली है, आगे इसमें बेसिकली कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है पढ़ने वाली, तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो एडिबल ऑयल जो फर्म्स हैं उन्होंने अपने प्राइजेस 15 to 20% कट किए हैं, और वो हुआ क्यों है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ड्यूटी डिक्रीज कर दिया। अब ड्यूटी क्या होती है, लेट्स से ये हमारा कंट्री है इंडिया, और ये कोई आप लगा के चलो इंडोनेशिया या मलेशिया, यहाँ से हम कोई एडिबल ऑयल मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी बाउंड्री है, अगर हम बाहर से कोई भी चीज मंगाते हैं तो बाहर की कंट्री कोई भी बेचते हैं तो हम यहाँ पे ड्यूटी लगाते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ड्यूटी लगानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस से चलती है, लेकिन उसकी वजह से जो एडिबल ऑयल है या कुछ और चीजें वो महंगी हो रही है, और लॉकडाउन के बाद में इसकी जो सेल है, जो इसकी कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट नेशनल पाम ऑयल मिशन भी लेकर आई है, तो उस चीज को देखते हुए अभी ये ड्यूटी कम की है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा इन चीजों में ना दिख पाए। चलो जी, अब आगे देखते हैं। जो आज की ये वाली न्यूज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम एफटीए टॉक्स। एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं इन चीजों में, कि कुछ हमारे जो टैरिफ्स कम कर देना, ठीक है, कुछ ड्यूटीज कम कर देना, जो भी चीजें उनको कम करना, ये वाली चीज को हम बोलते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंटरिम इसकी टॉक्स स्टार्ट हुई। अब आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें बेसिकली कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। और जो भी है कि नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए, तो आप अच्छे वे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और अगले कंटेंट के लिए, आगे आने वाले कंटेंट के लिए, पूरे पूरे कोर्सेज के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।